हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम अपने यूपी टेट के नेक्स्ट क्लास में यानी कि क्लास 3 पे चलते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास क्या है? क्लास 3, जिसमें कि हम लोगों ने कल चर्चा करने के बताया था मैंने कि कल हम लोग किस चीज़ पे चर्चा करेंगे, तो वो रहा NEP 2020। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक मिनट, ये कुछ नीति 2020। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये बताइए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें मतलब कितनी बार, पहले तो ये बताइए कि संशोधन कितनी बार हो चुका है। सबसे पहले कब आई थी ये शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट टाइम कब आई थी बताइए। और एजुकेशन पॉलिसी लाने की भी क्या ज़रूरत पड़ी? तो देखिए, ये जो है सबसे पहले आई थी आपकी 1986 में। ठीक है, तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1986 में। फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया, तो कब किया गया? 1992 में। ठीक है, इसके बाद अमेंडमेंट करने के बाद फिर कौन सी आई? फिर दूसरा अमेंडमेंट हुआ 2009 में। ठीक है, और 2009 वाले के बाद फिर आई है ये सीधे 2020। तो इतनी चीज़ें आपको पहले तो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, ये जो 1986 थी, यानी कि ये जो शिक्षा नीति बनाई गई थी, इसका मेन आधार क्या था? तो इसका मेन आधार ये था, जो पिछली जो नीतियाँ थी, ठीक है ना, शिक्षा की जो पिछली नीतियाँ थी, जो पहले से चली आ रही थी, परंपरागत आप कह सकते हो, तो उन पर उनको ये कह सकते हो आप कि और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करी गई। ठीक है, तो जो चीज़ें वहाँ पर नहीं फॉलो हो पा रही थी, उनके लिए और आगे प्रयास किया गया, हर बार सुधार करने की कोशिश रही है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर चर्चित रही तो वो आपकी रही ये वाली 2020। ठीक है, तो 2020 वाले में ऐसा क्या है ना, तो देखिए, जैसे कि मेन कार्य क्या होता है, ये वाली शिक्षा थी 1986 वाली, तो इसमें बुनियादी शिक्षा की बात की गई थी। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं, है ना। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है। ठीक है, तो एक मिनट, इस वाली शिक्षा नीति में इसमें ये है कि जो प्रत्येक बच्चा है, ठीक है ना, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को पहचाना जाएगा। ठीक है, और पहचानने के बाद उसको और आगे डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, फिर अब जब पहचान हो गई तो पहचान के बाद और उसके विकास की बात की जाएगी। ठीक है ना, और उनके विकास हेतु प्रयास करना।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड आप इसे स्टार लगा लेना क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी और ये कह सकते हो ये 5 स्टार टाइप हो गया, ये बुनियादी शिक्षा की बात करता है, ठीक है ना। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की बात, संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। ठीक है। इसके बाद आप नोट कर लो कि जो ये स्टडी है इसमें लचीलापन होना चाहिए, मतलब रूल्स रेगुलेशंस इतने हार्ड नहीं होने चाहिए कि बच्चा असहज महसूस करे। तो बच्चे को सहज महसूस कराना है, आपसी वातावरण से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना है उसको, ताकि वो अपना लगाव, अपने आप को जुड़ाव के साथ महसूस करे और चीज़ें खेल खेल में ही सीख सके, है ना। फिर यहाँ समग्र शिक्षा का विकास तो ये तो पहले से भी आया है, ठीक है, पिछली पॉलिसीज में। फिर अवधारणात्मक समझ पर जोर, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रचनात्मक और तार्किक सोच को प्रोत्साहन देना। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को हतोत्साहित किया जाना, प्रोत्साहित किया जाना, तो आप क्या बताओगे? प्रोत्साहित करना होगा, है ना। और ये किस चीज़ को बात करता है, किस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है? तो ये मातृभाषा में शिक्षा देना इसी बात का इंडिकेशन है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। सतत मूल्यांकन करना है, तो ये कह सकते हो आप कि सीखने के सतत मूल्यांकन पर जोर। आगे तकनीकी का उपयोग। आजकल ये जो शिक्षा दी जा रही है हम लोग, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी के ही उपयोग से संभव है। तो तकनीकी के उपयोग पर यथासंभव जोर। और हाँ, मेन चीज़ क्या है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर के शोध को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात करते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये कब और कैसे आई, इसकी जो ये जो पॉलिसी आई तो किस समिति के द्वारा आई।
ठीक है। तो आप कह सकते हो फर्स्ट पॉइंट ये होगा आपका कि के कस्तूरी रंगन समिति कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई। ठीक है, इसके तहत क्या कहा गया है, जो नामांकन है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, सकल नामांकन अनुपात, इसको 100% तक करने की बात कही गई है। कब तक, तो 2030 तक। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो इसमें योगदान होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, तो वो जीडीपी का 6% होगा, ठीक है ना। ये क्या, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो सहयोग होगा शिक्षा पर कितना होगा, तो वो होगा जीडीपी का 6%। सार्वजनिक व्यय होगा किस पर, तो शिक्षा पर व्यय, ठीक है। अगला देखिए, हाँ एक चीज़ इसमें और भी आप लर्न कर सकते हो, पहले ये कर देते हैं। जो पुराना जो स्ट्रक्चर था ना, देखिए पुराना स्ट्रक्चर क्या था कि 10+2 में बदलाव, 10+2 वाला स्ट्रक्चर था, पहले हाई स्कूल फिर इंटर, ठीक है। इसको परिवर्तित कर दिया गया और क्या बन गया अब, परिवर्तित, और ये जो नया बना वो क्या है, 5+3+3+4, ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आया। अब देखिए तो इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो 3 से लेकर के 8 वर्ष तक का जो अवधि होती है बच्चे की, इसमें क्या होगा, बालक क्या करेगा, फाउंडेशनल शिक्षा, बुनियादी शिक्षा की बात होती है, ठीक है, या बुनियादी शिक्षा सीखेगा, ग्रहण करेगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया ना 5 वर्ष। फिर सेकंड पॉइंट इसी में क्या है कि अब आइए 8 से 11 वर्ष। तो 8 से 11 वर्ष की जो आयु है, इसमें बच्चा कहाँ से कहाँ तक और क्या सीखेगा, तो ये प्रिपेयर किया जाता है उसको, इसको बोला जाता है प्रिपरेटरी शिक्षा, ठीक है। अब देखिए 11 से 14 वर्ष की, आयु में क्या है, मिडिल एजुकेशन। फिर देखिए 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष की आयु में बच्चा क्या सीखेगा, सेकेंडरी एजुकेशन। मिडिल, देखिए प्राइमरी और ये कह सकते हो मिडिल और सेकेंडरी वाला जो सिस्टम था, अब देखिए इसमें जैसे देखिए जो 3 से 8 वर्ष का जो आयु है, रुकिए,
ये वाली जो एज ग्रुप है, इसमें बच्चे को फाउंडेशनल शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा किस आधार पर दी जाएगी? तो खेल पर बेस्ड होगी, ठीक है, खेल आधारित होगी और अनुभव से सीख सकेंगे बच्चे। दूसरा, अब इसमें क्या होगा, 8 से 11 में बच्चा क्या करेगा कि शिक्षा की एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, ठीक है ना, एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ करा के बच्चा सीखेगा यहाँ पर। फिर 11 से 14 वर्ष की तो शिक्षा अवधारणात्मक होगी। अब भाई इस एज में बच्चा 8th 9th 10th वाली एज में आ गया ना, तो उस समय कैसा क्या होता है, तो बच्चा यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अच्छे से सीख सकता है, चीज़ों को ग्रहण करेगा, है ना। तो यहाँ पर अब उसका जो एक फाउंडेशन तैयार कर दिया गया प्रिपरेटरी स्टेज में, तो वो प्रिपरेटरी स्टेज को अब ये बेस बना करके आगे बढ़ेगा, है ना। फिर अब इसके बाद यहाँ पर वो क्वेश्चन अराइज कर सकता है, उसका आलोचनात्मक समझ, और ये बहु पाठ्यक्रम विषयक होगी। अब ढेर सारे पाठ्यक्रम को वो ग्रहण कर सकता है शिक्षा अच्छे से, क्योंकि ये जो एज आ गई उसमें बच्चा पूरी तरीके से विकसित हो जाता है उसका, और फिर वो सही और गलत डिसीजन ले सकता है। हाँ, ये होगी क्या, बहु पाठ्यक्रम विषयक। अब देखिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्कूली शिक्षा का स्तर है, ठीक है, वो प्राथमिक स्तर पर है या नहीं है। तो अब जो स्कूली शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर पर ही बेस्ड है, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये जो शिक्षा है वो रटने पर बेस्ड है, यानी कि विद्यार्थी रट करके आगे बढ़ेगा। पहले की जो पॉलिसीज़ थी, इसीलिए तो इनमें चेंजेस लाया गया कि अवधारणात्मक समझ और वो फैक्ट्स पर ही बेस्ड ना हो, वो क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, और अब हम लोग कुछ आगे चीज़ें देखते हैं, और कुछ आगे में गणित शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो गणित शिक्षण में क्या होता है, जो पाठ्यक्रम की संरचना है वो व्यवस्थित नहीं होती है ना। तो और दूसरी बात की, जो प्राथमिक स्तर पर जो छात्रों का लेवल होता है वो कमज़ोर होता है गणित को। व्यवस्थागत समस्याओं की अधिकता होती है, और जो सीखने संबंधी विकृतियां होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, है ना। इनको अगर इन पे हम ध्यान दे दें तो फिर वो चीज़ें सही हो जाएंगी। अब देखिए, पाठ्यक्रम की जो संरचना होती है यहाँ पर वो व्यवस्थित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सरल से कठिन की ओर, यानी कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए आप सभी कि ये जो एजुकेशन पॉलिसीज़ थी, तो यहाँ पर क्या था सिस्टम, यहाँ पर जो ये शिक्षा थी वो कितने स्तर पर बेस्ड थी। ये 4 लेवल पर हो गई, ये 20 वाली जो हो गई ये 4 लेवल हो गए इसके, ठीक है ना, 5+3+3+4। और इसके पहले वाली जो शिक्षा थी वो क्या थी, 3 स्तर थे। कौन कौन से थे बताइए, ये आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं
आगे। और अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वरना अब ये थ्योरी पढ़ पढ़ के थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ पढ़ते हैं, सीखने संबंधी विकृतियों के बारे में। सीखने संबंधी विकृतियां क्या होती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखिए, डिस्प्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया क्या है, ये किस चीज़ की अक्षमता है? तो ये वो है भाषा बोलने संबंधी है, यानी कि बच्चा जो है वो भाषा बोल नहीं पाता है, भाषा बोलने संबंधी क्या है, अक्षमता कह सकते हो। बच्चा भाषा को बोलने में सक्षम नहीं होता है, डिस्प्रेक्सिया में डिस कमी होगी, है ना। दूसरा देखिए, इसमें सब में डिस वाली चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। प्रेक्सिया, प्रे से आप क्या समझ सकते हो, प्रेक्सिया से आप क्या समझ सकते हो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता है वो, है ना। और देखिए डिसकैलकुलिया, अब डिसकैलकुलिया तो इसकी कैलकुलेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा, डिसकैलकुलिया अब देखिए कैलकुलेशन से कैलकुलिया समझ में आ जाएगा। और कैलकुलेशन से का क्या मतलब है कि ये किस चीज़ की अक्षमता हो गई, संख्या यानी कि गणित संबंधी। कैलकुलेशन किस में होती है, गणित में होती है ना, तो गणित संबंधी हो गई। अगला है डिसग्राफिया। हाँ, तो ये डिसकैलकुलिया हो गया। अब बताते हैं हम लोग डिसग्राफिया पे, ठीक है। तो डिसग्राफिया अब डिसग्राफिया, ग्राफ से आप क्या करते हो, ग्राफ बनाया ही जाता है ना, तो ये आप कह सकते हो लेखन संबंधी, लेखन संबंधी विकृति क्या हो गई, डिसग्राफिया। अगला है अफेजिया, डिसलेक्सिया पहले लिख लेते हैं, डिसलेक्सिया। तो ये डिसलेक्सिया कौन सी हो गई। अब देखिए ये और ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ना। तो ग्राफिया लेखन से है, ग्राफ कैसे होता है बनाते हो आप, पहले ड्रॉ करोगे ना तभी तो ग्राफ होता है वो। और लेक्सिया, लेक्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पढ़ना, पढ़ने संबंधी विकृति हो गई है। लेक्सिकोग्राफर आपको पता है, अफेजिया, अफेजिया, अफेजिया क्या होता है, अफेजिया जो है वो भाषा संबंधी कठिनाई हो गई। अगला है एलेक्सिया। एलेक्सा पता है आपको क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये सब कठिनाइयों वाली बात आ रही। डिस क्या होता है, कमी, विकृति, एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है आपका, तो एलेक्सिया है पठन संबंधी,
फिर है डिस्थीमिया, डिस्थीमिया क्या हो गया आपका? तनाव वाली कंडीशन। इसके बाद है आपका डिस्मॉर्फिया, ये क्या होता है? भ्रम वाली कंडीशन। तो बस ये रही इतनी चीज़ें, ठीक है। और इनमें से एक क्वेश्चंस एक ज़रूर आ जाएगा आपका, 1 मार्क में तो आते ही है ये सारे, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और दूसरी बात कि यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपसे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। मेन क्या है कि बुनियादी शिक्षा, ठीक है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी कि इसमें कितने स्तर हैं, ठीक है, तो वो कितने हैं? 4 स्तर हैं। कौन कौन से? 5+3+3+4, ठीक है। इसमें आप एज क्राइटेरिया आप लर्न कर लीजिएगा। और अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा चीज़ें आएंगी NEP पॉलिसी को लेकर के, ठीक है। अगर हम लोग कुछ चीज़ें और डिस्कस करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। जो पहले के जो सिद्धांत थे कि शिक्षा रटंत विद्या, तो रटंत विद्या से हट करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या आ गया? तार्किक हो गई, ठीक है, रचनात्मक हो गई, नवाचार हो गया, इसमें तकनीकी ज्ञान भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी हैं इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। और कल हम लोग NCF 2005 की जो भी सिफारिशें रही हैं या जो भी NCF का सिस्टम रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग इस सेशन को जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी बताइए वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लस शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।